हेलो सभी दर्शकों को। और आज हम बात करेंगे एक चैप्टर की, स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर हम इशू ऑफ डिबेंचर्स क्लास 12 अकाउंट्स में। ये हमारा जो है बुक 2 जो है हमारी कंपनी अकाउंट्स की, उसमें दूसरा चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसमें जो है हम इशू ऑफ डिबेंचर्स स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पहले इशू ऑफ शेयर्स समझ रखा है तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इसमें जो भी एंट्रीज हैं वो बिल्कुल उसी तरह से की गई हैं जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स में करी थी। बस ये कि नाम चेंज है अकाउंट्स के। और बस आपको अगर शेयर और डिबेंचर का फर्क अगर पता है तो आपको इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स जब आप अल्टीमेटली दोनों चैप्टर्स करके कंपेयर करोगे तो काफी सिमिलर लगेंगे। बस ये है कि जो डिफरेंस भी है वो इसलिए है क्योंकि शेयर और डिबेंचर में अपने आप में कुछ फर्क होता है। ठीक है। मैं यहाँ पे लेकिन मान नहीं रहा कि आपने शेयर वाला चैप्टर कर रखा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इशू ऑफ डिबेंचर्स पहले कर रहे हो। तो आपको जितनी बातें शेयर के साथ जो मीनिंग में कंपैरिजन करनी है, हमें डिबेंचर का मतलब क्या है, शेयर से कितना अलग है, तो ये हम साथ साथ करेंगे। ठीक है। ये जो क्लास 1 है आज, इसमें हमारा पर्पस क्या है? इसमें हमारा पर्पस है कि आज हम डिबेंचर का मीनिंग क्लियर करेंगे कि डिबेंचर का मतलब क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर और डिबेंचर एक साथ समझते हैं। शेयर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी जो है कुछ लोगों को अप्रोच करेगी और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि हमारी कंपनी जो है, ये जो कंपनी अपने आप में काफी अच्छी है और इसमें आपको जो है पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कंपनी जो है दो तरीके हैं। अगर वो सामने वाले को कह रही है कि आप पैसा इन्वेस्ट करो और हम आपको शेयर्स देंगे कंपनी के, तो कहीं ना कहीं कंपनी क्या कह रही है कि आप कंपनी में ओनर बन जाओ और कंपनी के यानी कि सुख दुख के साथी बन जाओ। और अब अगर प्रॉफिट्स अच्छे खासे हुए तो आपको साल के अंत में एक हिस्सा प्रॉफिट का डिविडेंड के तौर पे दे देंगे। और उसके अलावा क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रहेगी तो जो शेयर्स आपके पास है उसकी वैल्यू भी मार्केट में बढ़ती जाएगी। तो कभी भी आप फ्यूचर में अगर ये शेयर्स को बेचोगे किसी और को तो आपको ज्यादा मतलब जो है पैसे मिलेंगे एज कंपेयर टू जितने आपने दिए थे इन शेयर्स को परचेज करने के लिए। तो मैं दोबारा बोलता हूं, जब कंपनी अप्रोच करती है लोगों को कि वो लोग पैसा इन्वेस्ट करें बिजनेस में, कंपनी में, और उनको कंपनी कहती है कि आप ओनर बन जाओ, तो कंपनी कहती है कि हम आपको शेयर्स देंगे, बदले में शेयर्स खरीदने की वजह से आप जो है कंपनी के ओनर बन जाओगे और आपको वो सारे राइट्स मिलेंगे जो किसी भी बिजनेस के ओनर को मिलते हैं। यानी कि टाइम टू टाइम जो मीटिंग्स होंगी मेंबर्स की यानी कि ओनर्स की, उसमें आपको बुलाया जाएगा। उसके अलावा जब भी प्रॉफिट को हम बांटेंगे तो एक हिस्सा आपको भी मिलेगा क्योंकि आप ओनर हो, आपके पास शेयर्स है कंपनी के। और उसके अलावा आपके कहीं ना कहीं शेयर्स की वैल्यू जो है मार्केट में बढ़ती जाएगी। तो मार्केट में जब भी आप इन शेयर्स को बेचोगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है। अभी तक मैंने इतना बताया कि अगर कोई बंदा शेयर होल्डर बनता है यानी कि शेयर खरीदता है कंपनी से, तो उसको क्या मिलता है? उसको ओनरशिप मिलती है कंपनी में, यानी कि वो ओनर बन जाता है कंपनी का। कंपनी अपने एक नॉन लिविंग थिंग है और कंपनी अपने एक सेपरेट बिजनेस फॉर्म मानी जाती है और उसमें जितने भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ओनर बनना चाहते हैं, तो वो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है। तो यानी कि अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो आप कंपनी के ओनर हो। तो ये चीज भले ही कितनी भी अजीब लगे, लेकिन अगर आपके पास कंपनी का एक भी शेयर है तो आप बहुत सारे ओनर्स है उस कंपनी के, उसमें से एक आप भी हो और आपको वो सारे राइट्स मिलेंगे भले ही आपके पास एक शेयर हो, जो किसी भी ओनर को मिलते हैं। हाँ, अगर आपके पास कम शेयर्स हैं तो आपको कम डिविडेंड मिलेगा। तो मतलब बेसिकली, लेकिन एक भी शेयर अगर आप होल्ड करते हो कंपनी का तो आपको लेकिन जो है टाइम टू टाइम बताया जाएगा, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स भेजी जाएगी। जब जो है कंपनी टाइम टू टाइम जो भी डिस्क्लोज करती है, जो भी रिपोर्ट्स इशू करती है, तो वो आपको भी मेल पे आया करेगी क्योंकि आप कंपनी के ओनर हो। तो आपको सब कुछ बताया जाएगा कंपनी के बारे में कि क्या चल रहा है कंपनी में। ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली शेयर की। अब हम बात करते हैं डिबेंचर की। देखिए, डिबेंचर का मतलब क्या है? अगर हम लोगों को अप्रोच करते हैं और वो लोग लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते, मतलब जो है रिस्क किस फॉर्म में मतलब मैं बात कर रहा हूं, वो कंपनी के शेयर्स नहीं लेना चाहते, क्योंकि कंपनी के शेयर्स लेने से फायदे क्या होते हैं कि आपको शायद साल के अंत में प्रॉफिट का एक हिस्सा मिल जाता है जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। या उसके साथ में एक और क्या फायदा होता है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जब भी मैं इन फ्यूचर उन शेयर्स को बेचूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे बेचने पे। ठीक है। ये तो फायदे हैं, लेकिन नुकसान क्या होते हैं अगर आपके पास शेयर्स हैं? नुकसान ये होता है कि अगर कंपनी को लॉस होता है या कंपनी को बहुत कम प्रॉफिट होता है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा साल के अंत में। और इवन अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनी के क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट्स जो है गिर रहे हैं, साल बाय साल जो उसका प्रॉफिट है तो स्टैग्नेंट है, बिल्कुल वहीं के वहीं रुका हुआ है या नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है वो भी नीचे जा सकती है। तो ये रिस्क होते हैं। तो जब भी आप एक बात समझना, जब भी आप किसी बिजनेस में ओनर बनते हो तो आप सुख दुख के साथी हो।
तो अच्छे टाइम्स में आपको फायदे भी बहुत होंगे, लेकिन बुरे टाइम में आपको वो सारे जो नुकसान है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे आएगी, तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, लॉसेस के सेंस में कि आपको डिविडेंड नहीं मिल पाएगा अगर लॉसेस हो रहे हैं, या उसके अलावा आपके जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है वो भी जो है कहीं ना कहीं गिरती जा सकती है, जिसकी वजह से आप अगर फ्यूचर में उन शेयर्स को जब बेचोगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे एज कंपेयर टू जो आपने दिए थे जब आपने उन शेयर्स को परचेज किया था। ओके ओके, तो इसलिए अगर सामने वाला बंदा, उसके पास पैसे तो हैं, यानी कि सेविंग्स तो हैं, और वो कंपनी को देने के लिए तैयार भी है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहता, यानी कि वो सेफ साइड जो है कहीं ना कहीं थोड़ा पैसा जो उसके पास एक्स्ट्रा वो कंपनी को उधार के तौर पे देना चाहता है, तो कंपनी उनको कह सकती है कि ठीक है, आप ये पैसा हमें दे दो और हम आपको ओनर नहीं बना रहे हैं, हम आपसे पैसा उधार ले रहे हैं, और बदले में आप एक तरह से क्या लोगे, कंपनी के डिबेंचर्स। तो जो भी पर्सन कंपनी को पैसे देते हैं लेकिन उधार के तौर पे, तो कंपनी उनको बदले में एक रिटन डॉक्यूमेंट देती है जिसमें लिखा होता है कि कंपनी ने इन लोगों से इतना लोन लिया है, उधार लिया है, और हम जो ये सारा जो पैसा हमने लिया है ये चुका देंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट सामने वाले को कंपनी देती है इसको हम बोलते हैं क्या, डिबेंचर। तो यहां तक हमने जो है शेयर और डिबेंचर का मतलब में थोड़ा सा समझने की कोशिश की है कि इन दोनों का मतलब क्या और ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो डिबेंचर की अब मैं बात करता हूं। अगर कोई पर्सन डिबेंचर खरीदता है कंपनी के और बदले में पैसे देता है कंपनी को, तो वो कंपनी को क्या दे रहा है, कंपनी को सिंपली उधार दे रहा है, और वो कंपनी का ओनर नहीं बन रहा। तो यानी कि सुख दुख का साथी नहीं बन रहा, वो तो सिंपली उसके पास सपोज 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है या 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा है, कंपनी ने एक तरह से बताया पब्लिक को कि वो डिबेंचर्स जो है बेचना चाहती है पब्लिक को, और डिबेंचर्स जो जो लेना चाहता है तो वो कंपनी को पैसा दे दे, और जो ये कंपनी को पैसा मिल रहा है ये उधार के तौर पे मिल रहा है, जो कि कंपनी लौटा देगी ड्यू डेट पे। तो ड्यू डेट क्या होगी, उसके अलावा टाइम टू टाइम ब्याज कितना दिया करेंगे हम, यानी कि कंपनी कितना ब्याज दिया करेगी उन लोगों को जिनसे हमने लोन लिया है, तो ये सब कुछ जो है कंपनी पहले ही डिस्क्लोज करती है। उसके बाद जिसको भी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छी लगती हैं तो वो कंपनी को पैसा भेज सकते हैं, और बदले में उनको क्या दे देगी कंपनी, फिर डिबेंचर। तो डिबेंचर एक प्रूफ होता है कि कंपनी ने किसी से लोन लिया है, तो वो प्रूफ के तौर पे डॉक्यूमेंट उस बंदे के पास रहता है, ताकि कभी भी वो प्रूफ कर सके कि उसने जो है कंपनी को पैसे दे रखे हैं उधार के तौर पे। और डिबेंचर के साथ वो सेफ होता है, क्यों, क्योंकि उसको ड्यू डेट पे सारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जो उसने पैसा दिया था कंपनी को, वो वापस मिल जाएगा। और टाइम टू टाइम, जर्नली मतलब हर साल के अंत में, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, कंपनी उसको साल दर साल क्या देती रहेगी, इंटरेस्ट देती रहेगी, ब्याज। तो सामने वाले को यहाँ पे अगर वो डिबेंचर लेता है, शेयर नहीं लेता, तो वो सेफ हो जाता है कि उसका जो पैसा है वो भी नहीं डूबेगा, उसकी वैल्यू भी नीचे ऊपर नहीं जाएगी, वो उतनी रहेगी, और यानी कि ड्यू डेट पे वो सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा उस बंदे को जिसने जो है कंपनी के डिबेंचर लिया और कंपनी को उधार दिया है। और उसको टाइम टू टाइम, जब तक उसका पैसा कंपनी के पास है, तब तक जो उस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के उसको जो है ब्याज दिया करेगी कंपनी उस बंदे को जिसने कंपनी को उधार दिया है। ठीक है, तो शेयर का मतलब और डिबेंचर का मतलब में इतना ही था। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो यहां तक आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको शेयर और डिबेंचर का मतलब समझ आ गया कि नहीं। तो आप मुझे एक बार जरूर बताना कि शेयर और डिबेंचर का दोनों का मतलब, और दोनों को हमने साथ साथ कंपेयर किया है, तो क्या ये कंपैरिजन और इनके जो अपने अपने मीनिंग्स हैं क्या आपको समझ आ गए कि नहीं। अगर जरा सा भी कोई बात नहीं समझ आई या अगर समझ आ गया, दोनों ही केस में आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको ये चीज आज समझ आ गई कि नहीं, और नहीं समझ आया तो क्या पॉइंट समझ नहीं आया तो आप जरूर मुझे बताना। ओके ओके, तो अब ना मैं आपको इसके बारे में, डिबेंचर के बारे में, मैं आपको जो है शेयर और डिबेंचर को कंपेयर करेंगे फुल फ्लेज, और उसके बारे में लिखेंगे अगली क्लास में, यानी कि क्लास 2 में। अभी जो है क्लास 1 में हम जो है सिर्फ डिबेंचर के मीनिंग के बारे में लिख देते हैं कि मतलब क्या होता है डिबेंचर का, कि कंपनी जब भी किसी बंदे से, कुछ लोगों से यानी कि उधार लेती है और उनको बदले में एक रिटर्न प्रूफ देती है कि हमने, यानी कि कंपनी ने उससे उधार लिया है, तो वो जो रिटर्न प्रूफ होता है जो हम सामने वाले को दे रहे हैं वो होता है डिबेंचर। तो डिबेंचर कोई भी एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू कंपनी जो ये कहती है कि हमने आपसे, सामने वाले से, यानी कि पैसे उधार लिए और ये पैसा हम ड्यू डेट पे आपको चुका देंगे, और जब तक आपका पैसा हमारे पास है तब तक हम जर्नली हर साल या हर 6 महीने में, वो बता रखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो हर 6 महीने में हर साल हम आपको ब्याज दिया करेंगे। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता देती है कंपनी पहले ही कि इस रेट से हम जो है ब्याज दिया करेंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कंपनी को यानी कि हमें उधार दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं, आप मेरे साथ साथ लिखना।
और अगर कोई भी लाइन में डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस करना कि इसका मतलब क्या है, अगर आपको किसी लाइन का मतलब ना समझ आए तो। ठीक है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लिखना। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? मीनिंग ऑफ डिबेंचर। तो इसके बारे में हम लिखते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे हमें लिखना है डिबेंचर। पहले आप लिखना मेरे साथ साथ, मैं बाकी जो लिखवा रहा हूँ उसको भी साथ में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करूंगा। डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, यानी कि उधार, टेकन बाय द कंपनी सो डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, यानी कि उधार, टेकन बाय द कंपनी। तो बेसिकली डिबेंचर जो है एक एक्नॉलेजमेंट है, एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है कि मतलब हम सामने वाले को एक्नॉलेज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने जो है, हम मान रहे हैं कि एक तरह से हमने आपसे उधार ले लिया है और आपको इतनी वैल्यू का हमने जो है डिबेंचर दे दिया है। तो डिबेंचर एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होती है, एक रिटर्न प्रूफ होता है कि जो है जिसके थ्रू कंपनी कहती है कि हमने सामने वाले से पैसे उधार लिए हैं। तो डेट जो है टेकन बाय द कंपनी, कंपनी ने उधार लिया है और ये एक्नॉलेजमेंट एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट के तौर पे सामने वाले को, एक प्रूफ के तौर पे सामने वाले को वो एक डॉक्यूमेंट देती है जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर। ठीक है, ओके। अब और थोड़ा सा लिखते हैं इसमें, आप साथ साथ लिखते रहना, का स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं डिबेंचर। डिबेंचर जो ऊपर बात लिखी है ना, उसी को दूसरे तरीके से हम लिख रहे हैं। डिबेंचर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स को आप लेंडर्स भी बोल सकते हो, जो पैसा उधार देते हैं ना हमें, यानी कि कोई भी अगर पैसा उधार दे रहा है तो वो कौन है? उसको हम डिबेंचर होल्डर कह रहे हैं क्योंकि उसको हमने बदले में डिबेंचर दे दिया, तो डिबेंचर होल्ड कर रहा है। या नॉर्मली इंग्लिश सेंस में हम उसको क्या बोल सकते हैं? लेंडर। तो जो भी बंदा पैसा उधार देता है किसी को तो वो लेंडर है, और जो उधार ले रहा है वो कौन है? बोरोवर। तो कंपनी बोरोवर होती है और लेंडर कौन होता है? डिबेंचर होल्डर। ठीक है, ये क्लियर रखना आपको। तो डिबेंचर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स, जिनको हम लेंडर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा उधार दिया है कंपनी को। और एग्रीमेंट ये किस बात का होता है कि जो है कंपनी ने उधार लिया है और ये रीपे कर देगी। ये जो टोटल अमाउंट हमने लिया है उधार का, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और इस पे टाइम टू टाइम हम ब्याज भी देते रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट, ब्याज। तो यहाँ पे हम यही वाली बात लिख रहे हैं कि डिबेंचर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स, यानी कि लेंडर्स, फॉर repayment of principal amount on a due date। तो ड्यू डेट डिस्कस करी जाती है पहले। ड्यू डेट को मैच्योरिटी डेट भी बोल सकते हैं, और ड्यू डेट पे यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दिया जाएगा जो हमने लिया है। एंड को आप अंडरलाइन कर लेना या बॉक्स में डाल देना। और साथ में एग्रीमेंट में और क्या डिसाइड होता है कि हम जो है पेमेंट पे करेंगे, इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट, जो कि कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में एग्री हुआ है। एट द एग्रीड रेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगी टाइम टू टाइम, यानी कि पीरियोडिकली, अंटिल, और कब तक पेमेंट होती रहेगी इंटरेस्ट की? अंटिल द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड। तो जब तक प्रिंसिपल अमाउंट जो हम नहीं वापस कर देते तब तक जो हम टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करा करेंगे उन लोगों को जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, यानी कि जिनसे कंपनी ने उधार लिया है। तो अंटिल द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड। ओके,
आई होप कि आपको ये जो रिटन लैंग्वेज है ये भी समझ आ रही होगी, क्योंकि एक्चुअली जब आपको लिखने को आता है डिवेंचर के बारे में, अगर 1 मार्क 2 मार्क में जो कि आ सकता है, तो आपको इस तरह से ही लिखना है, थोड़ा सा मतलब फॉर्मल लैंग्वेज लिखनी है। जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ लैंग्वेज, ये फॉर्मल लैंग्वेज है, तो इसको आप यूज कर सकते हो अगर आपको डिवेंचर के बारे में डिफाइन करने को है या डिवेंचर और शेयर को डिफरेंशिएट करने को है, तो आप डिवेंचर के बारे में ये सब लिख सकते हो, ठीक है। बाकी हम डिवेंचर और शेयर या डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर के बीच में डिफरेंस करेंगे क्लास 2 में, अगली क्लास में, ठीक है। ओके, यहाँ पे अभी बस हमारा पर्पस है कि हम डिवेंचर के बारे में बेसिक जो बातें हैं उसके मीनिंग से रिलेटेड, उसके नेचर से रिलेटेड वो हम जो है जान रहे हैं। तो ये आप साथ साथ लिख लेना, स्क्रीनशॉट लोगे तो वही बात है, आगे फिर भूल जाओगे लिखना, इसलिए मैं कह रहा हूं आप साथ साथ लिख लेना। ओके, अब हम आगे बात करते हैं, आगे कुछ और बातें लिख लेते हैं। तो बिल्कुल मैं कुछ मान नहीं रहा कि आपने शेयर वाला चैप्टर कर रखा है, तो सारी बातें में जो बेसिक हैं वो लिखवा रहा हूं। तो यहाँ पे अगली बात आप लिखना, पर्सन टू whom डिबेंचर्स आर इशूड, जिनको कंपनी डिबेंचर जिनको कंपनी ने डिबेंचर इशू करने हैं, तो वो जो पर्सन है यानी कि जो लोग उधार दे रहे हैं कंपनी को, उनको हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर। तो पर्सन टू whom डिबेंचर्स आर इशूड, तो ये लोग कौन है, ये लोग हैं डिबेंचर होल्डर्स। तो इनको डिबेंचर मिल जाएगा, तो ये डिबेंचर को होल्ड कर रहे हैं और इन्होंने दिया क्या है कंपनी को उधार, तो इनको हम लेंडर्स भी बोल सकते हैं, लेंडर्स या डिबेंचर होल्डर्स। ओके, तो ये पॉइंट हो गया। उसके अलावा जब भी आप डिबेंचर्स देखोगे ना, लिखा हुआ आएगा आपको क्वेश्चन में, तो साथ में आपको कुछ ऐसा लिखा होगा, सपोज लिखा है 9% डिबेंचर्स। तो ये 9% का मतलब क्या है, 9% का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जनरली हम फिक्स रेट एक कर देते हैं कि इस रेट से आपको हम टाइम टू टाइम जो है साल में, जनरली साल के अंत में हम आपको इस रेट से आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दिया करेंगे। तो कंपनी ने इस रेट से जो है डिबेंचर होल्डर्स को ब्याज देना है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये जो डिबेंचर्स के नाम के साथ में जो रेट लिखा होता है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। एक बात समझना, शेयर्स के बेसिस पे आपको साल के अंत में डिविडेंड देना होता है, बट डिविडेंड फ्लक्चुएट करता है, कभी देते हैं अगर अच्छे प्रॉफिट्स हो गए, लेकिन अगर कम प्रॉफिट्स हैं, लॉसेज हैं, तो नहीं देते। तो वहां पे यानी कि फिक्स नहीं कर सकते हम कि जो हम डिविडेंड जो है फिक्स रेट से ही देंगे। तो वहां पे जनरली सिंपली आपको शेयर्स के बारे में बता रखा होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं, शेयर के साथ में कोई रेट नहीं लिखा होता। लेकिन डिबेंचर्स के केस में क्या है कि आप उधार ले रहे हो और आपने पहले ही अग्री कर लिया कि हम आपको ना कम ना ज्यादा इस रेट से हम ब्याज दिया करेंगे। तो कंपनी ने इस रेट से ब्याज देना है, ना कम ना ज्यादा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इसलिए यहाँ पे डिबेंचर्स जो हैं उनके साथ में आपको एक रेट दिख सकता है, और क्योंकि जब पहले ही फिक्स हो चुका है तो ये चेंज तो होना नहीं बार बार, और चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना तो आई। तो कहीं ना कहीं 9% का मतलब क्या है, 10%, 12%, कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। ओके, अब हम आगे की बात लिखते हैं, आगे क्या लिखना है, ठीक है। ये वाली बात वैसे डिटेल में आगे आएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूं कि जर्नली डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड, अंडरलाइन कर लेना, सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज, या चार्ज को हम बोलते हैं सिक्योरिटी, ब्रैकेट में लिख लो गिरवी रखना। चार्ज या सिक्योरिटी क्रिएट करने का मतलब होता है अपना कोई असेट गिरवी रखना। तो जर्नली डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज या सिक्योरिटी। चार्ज या सिक्योरिटी क्रिएट करने का मतलब होता है गिरवी रखना कोई एसेट, बाय वे ऑफ चार्ज और सिक्योरिटी ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। ये क्या मैं बोल रहा हूं आपको लग रहा होगा, तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, क्योंकि डिबेंचर का पर्पस क्या होता है कि हम उधार ले रहे हैं, और डिबेंचर अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है जो हम सामने वाले को दे रहे हैं जिससे हमने उधार लिया है, हम यानी कि कंपनी। देखिए, जब भी ये तो आपको पता होगा कि अगर कोई बॉरोवर है यानी कि कोई बंदा उधार ले रहा है किसी से, तो लेंडर उधार दे रहा है और बॉरोवर उधार ले रहा है, तो लेंडर को कहीं ना कहीं डर लगेगा कि यार ड्यू डेट पे अगर बॉरोवर ने पैसे वापस नहीं करे तो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेंडर होता है वो क्या करता है, बोरोवर को कहता है कि आप अपने किसी प्रॉपर्टी पे, किसी एसेट पे, और कहीं ना कहीं उसको गिरवी रखो। गिरवी रखने का सिंपली मतलब होता है कि अगर ड्यू डेट पे आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरे पास यानी कि लेंडर के पास
राइट आ जाएगा, हक आ जाएगा कि वो जो चीज गिरवी रखी गई थी उसको बेच के अपना पैसा जो है रिकवर कर सकता है। तो ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक मतलब बता दिया, अगर आपको समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, बोरोवर जो होता है उसने पैसे उधार लिए हैं, लेंडर ने पैसे उधार दिए हैं, तो उसको कुछ तो प्रोटेक्शन चाहिए ना कि कहीं ना कहीं उसके पैसे उसको पक्का मिल जाएंगे कि नहीं, जो उसने उधार दिए हैं बोरोवर को। तो प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए जो है लेंडर हमेशा कहता है कि सिक्योरिटी क्रिएट करे बोरोवर अपने किसी असेट पे, ताकि वो असेट को बेच सके हम, अगर ड्यू डेट पे बोरोवर के पास पैसे नहीं हुए तो। ठीक है, तो हमेशा कौन यानी कि फोर्स करेगा सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए? लेंडर। और सिक्योरिटी क्रिएट किसको करनी पड़ेगी अपने एसेट्स पे? बोरोवर को। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो है बेसिक बात बता दी इसको, लेकिन बाकी हम आगे आने वाली क्लास में भी कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे, क्लास 5 या क्लास 6 में। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है यहाँ तक। अब हम आगे बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, बस मैं लिखवा देता हूँ आपको कि टाइम टू टाइम कंपनी जो कि बोरोवर है वो इंटरेस्ट पे करती है डिबेंचर होल्डर्स को, यानी कि उन लोगों को जिनसे कंपनी ने उधार लिया है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बारे में हम लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये एक तरह का खर्चा होता है कंपनी का, और खर्चा जो भी चीजें खर्ची होती है तो वो हमें यानी कि रिकॉर्ड करनी ही करनी होती हैं, चाहे हमें उस साल प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। होता है ये कंपनी के लिए जो कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है डिबेंचर होल्डर को, और एक्सपेंस को ही, यानी कि जो एक्सपेंस टुवर्ड्स आउटसाइडर है जो हमें रिकॉर्ड करने ही करते होते हैं, चाहे प्रॉफिट हो कंपनी को चाहे लॉस हो, तो उसको हम एक और नाम से जानते हैं जो आपने पार्टनरशिप वाली बुक में भी पढ़ा होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब क्या है कि ये खर्चे हैं जो हमें रिकॉर्ड करने ही करने होते हैं, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उस साल। ठीक है, तो हमें रिकॉर्ड करना ही करना है, और चाहे पे करें ना करें लेकिन खर्चे के तौर पर रिकॉर्ड उसी साल करना ही करना है डेबिट करके, क्योंकि खर्चों का रूल क्या होता है, खर्चे डेबिट करते हैं जब हम उनको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। अब बस लास्ट 1 मिनट की बात है, अगर आपको पूछा जाए ना बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड का भी एग्जैक्टली सेम मतलब होता है डिबेंचर। तो बेसिकली लीगल टर्म्स में, लीगल भाषा में उसको हम बोलते हैं डिबेंचर, लेकिन जर्नल भाषा में उसको हम बॉन्ड नाम से भी जानते हैं। तो डिबेंचर कंपनीज एक्ट जो है ना, जो पूरा जो कंपनीज, ये जो आपकी बुक है इशू ऑफ शेयर्स वाली, इशू ऑफ डिबेंचर्स वाली, इसमें कहीं ना कहीं जो कानून है जो रेगुलेट करता है इशू ऑफ शेयर्स को, इशू ऑफ डिबेंचर्स को, उनकी अकाउंटिंग को, तो कहीं ना कहीं उस कानून का नाम क्या है जो हम बार बार जो है उसकी बात करेंगे, जिस कानून की जो कहीं ना कहीं गवर्न करता है, रेगुलेट करता है इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स को, तो उस कानून का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 जो है कहीं ना कहीं वर्ड यूज करता है डिबेंचर किसी भी तरह के उधार के लिए जो कंपनी ने लिया है किसी से, लेकिन जनरली उसको आम भाषा में हम बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो यानी कि बॉन्ड में अगर आपको पूछा जाए बॉन्ड का मतलब क्या होता है, तो सिंपली आपको डिबेंचर वाली बात ही रिपीट कर देनी है और साथ में लिख देना कि जो लेमैन है, जो ले पर्सन से, यानी कि आम भाषा में वो शायद डिबेंचर ना जानते हो लेकिन हाँ वो बॉन्ड जानते हैं। तो बॉन्ड जैसे हम बोलते हैं चेक डिसऑनर हो गया, तो चेक डिसऑनर हो गया टेक्निकल भाषा है, लीगल भाषा है, लेकिन नॉर्मल भाषा में उसको हम कैसे जानते हैं, चेक बाउंस हो गया। लेकिन चेक बाउंस हो गया कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, वो आम भाषा में हम यूज करते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म क्या है, डिसऑनर ऑफ चेक। वैसे ही टेक्निकल टर्म जो उधार लिया है कंपनी ने और बदले में डॉक्यूमेंट दिया है सामने वाले को, तो टेक्निकल टर्म क्या है, डिबेंचर। लीगल टर्म यानी कि लॉ इस नाम से जानता है जब भी कंपनी उधार लेगी और सामने वाले को कोई डॉक्यूमेंट देगी तो कंपनी ने क्या इशू करना है, डिबेंचर। लेकिन आम भाषा में लोग इसको बॉन्ड नाम से भी जान सकते हैं। या अगर बॉन्ड के अलावा हमने कोई भी और वर्ड यूज किया तो भी कोई भी और, यानी कि और एनी अदर वर्ड, यानी कि अगर कंपनी कभी भी उधार लेती है और सामने वाले को कोई डॉक्यूमेंट दे रही है, चाहे वो किसी भी नाम से दे रही हो, डिबेंचर बोले उसको या बॉन्ड बोले या कुछ और बोले, डिपॉजिट डॉक्यूमेंट, मतलब कुछ भी बोले, तो लेकिन उसको टेक्निकली हम तो क्या मानते हैं लीगल भाषा में, डिबेंचर। तो कोई भी चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कहीं ना कहीं एक एक्नॉलेजमेंट है, यानी कि जिसके थ्रू कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि उसने लोन लिया है सामने वाले से और उसको जो है लोन रीपे करेगी कंपनी थोड़े टाइम बाद ड्यू डेट पे, तो वो डॉक्यूमेंट जो सामने वाले को देगी कंपनी, उसको चाहे किसी भी नाम से दे, हम किस नाम से जानेंगे उसको, डिबेंचर। ओके, तो ये लास्ट बात थी। शायद आपको इतना डिटेल में आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं, शायद कोई और टीचर इतना डिटेल में ना बताए, मैं सिंपली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब भी अपनी बुक पढ़ो तो आपको कोई भी लाइन ज्यादा परेशान ना करे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप 4-5 लाइनें पढ़ते हो तो 4 में से 3 समझ आ जाए, लेकिन एक अगर ना समझ आए तो वही दिमाग में रह जाता है कि यार ये एक लाइन का मतलब क्या है, या क्या मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा।
तो कहीं ना कहीं इसलिए मैंने ज्यादातर जो बातें आपकी सारी जो लिखी हुई है बुक में उन सबको पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा दिया है और समझा दिया है। उसकी वजह से शायद वीडियो थोड़ी लंबी बने, लेकिन मैंने फिर भी सारी बातें कवर करने के लिए ये सारी बातें जो बुक में दे रखी थी वो कवर कर दी है। तो आई थिंक आपको इसके बाद जब भी आप बुक पढ़ोगे या बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सारी बातें मैंने लिखवा भी दी और डिस्कस कर ली हैं। तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो और एनी अदर नेम यूज्ड, तो कोई भी अगर और नेम यूज करती है कंपनी डिबेंचर के लिए, बॉन्ड डिबेंचर या और कोई नाम अगर यूज करती है तो भी उसको हम कॉमनली उसी नाम से जानेंगे जो हमें पता है, क्या, डिबेंचर। क्योंकि कंपनीज एक्ट इसको इसी नाम से जानता है, चाहे कंपनी इसको किसी भी नाम से पुकारे। ठीक है, कई बार क्या होता है डिबेंचर बड़ा सुनने में बड़ा डरावना सा वर्ड लगता है तो लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा आसान वर्ड यूज करते हैं, बॉन्ड या डिपॉजिट डॉक्यूमेंट या लोन डॉक्यूमेंट। तो कहीं ना कहीं कुछ भी नाम यूज कर सकती है कंपनी लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए, ताकि उनको समझ आ जाए कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट दे रही है। लेकिन टेक्निकल टर्म्स में वो अपने यहाँ पे जब अकाउंटिंग करेगी तो उसको किस नाम से रिकॉर्ड करेगी, डिबेंचर नाम से। ओके 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 तो इसी के साथ हमने मीनिंग ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड सारे जो एस्पेक्ट्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और सभी के साथ आप ये शेयर करना ताकि उनको डिबेंचर का मीनिंग और डिबेंचर और शेयर में फर्क क्या है ये क्लियर हो जाए। अगर एक बार डिबेंचर और शेयर के बीच में जो फर्क है वो क्लियर हो जाता है तो जनरली इशू ऑफ डिबेंचर्स और इशू ऑफ शेयर्स दोनों ही चैप्टर आपको जो है आसान लगेंगे, क्योंकि आपको माइंड में क्लियर है कि शेयर वाला जब चैप्टर में कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, तो कंपनी क्या कर रही है, सामने वाले से पैसा ले रही है और उन लोगों को शेयर देके उनको कंपनी का ओनर बना रही है, सुख दुख का साथी। लेकिन अगर जो है कंपनी सामने वाले बंदे अगर कन्विंस नहीं हो पाते शेयर्स लेने के लिए तो कंपनी फिर उनको कहते हैं कि ठीक है आप पैसा दे दो, और ये पैसा एक तरह से आप उधार दे रहे हो कंपनी को, और आप बदले में शेयर मत लो, आप बदले में डिबेंचर ले लो या बॉन्ड ले लो, जो भी है। तो डिबेंचर बॉन्ड एक ही बात है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि वो बंदा सुख दुख का साथी नहीं, उसने तो सिंपली पैसा दिया है कंपनी को कुछ टाइम के लिए, जो कि उसको थोड़े टाइम बाद ड्यू डेट पे वापस दे देगी कंपनी, और टाइम टू टाइम जब तक पैसा वापस नहीं करती कंपनी तब तक टाइम टू टाइम हम क्या देंगे उस बंदे को जिसने उधार दिया है कंपनी को, तो कंपनी उसको क्या देगी, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट, ब्याज। तो वो लेस रिस्की क्या होता है, जो बंदा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है कंपनी में, तो अगर वो सेफ खेलना चाहता है तो वो कंपनी के डिबेंचर खरीदे तो बेहतर रहेगा, और अगर वो रिस्क लेना चाहता है तो वो कंपनी के अगर शेयर्स खरीदे तो बेहतर रहेगा। तो उसमें रिस्क लेकिन ये होता है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो ऊपर जाएगा उसका मार्केट प्राइस भी शेयर्स का, और साथ में उसको डिविडेंड भी मिलेगा साल दर साल, प्रॉफिट का एक हिस्सा। लेकिन रिस्क ये होता है कि अगर नहीं अच्छा परफॉर्म किया कंपनी ने, 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स भी खराब चले गए, तो कहीं ना कहीं उसके जो शेयर्स की वैल्यू है मार्केट में वो भी गिर जाएगी, और डिविडेंड भी उसको जो साल के एंड में मिल सकता है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, या बहुत ज्यादा हो ही नहीं रहा, या लॉस हो रहा है। तो ये रिस्क होता है शेयर्स लेने का। सबसे बड़ा रिस्क होता है मार्केट वैल्यू गिर जाती है, कि मतलब आपने शेयर्स जिस प्राइस पे खरीदे थे, अब जब अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो फिर आप जब बेचोगे उसको मार्केट में किसी और को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो उनकी वैल्यू गिर जाएगी, इसकी वजह से आपको लॉस होगा। ओके, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। ओके, तो आपको जो जैसा भी लगे इस क्लास के बारे में, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो आप जरूर हमें बताना। अब हम मिलेंगे आपसे क्लास 2 में। क्लास 2 में हम जो ये वाली बात फॉर्मली डिस्कस कर लेंगे कि शेयर और डिबेंचर में फर्क जो होता है वो हमने डिस्कस तो कर लिया है यहाँ पे, उसको हम प्रॉपर्ली थोड़ा लिख लेंगे, और जो आपके बुक में टेबल्स दे रखी हैं शेयर वर्सेस डिबेंचर या डिबेंचर होल्डर वर्सेस शेयर होल्डर, तो इनको हम डिस्कस कर लेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। उसकी एक सेपरेट क्लास हम बना देंगे। तो ये क्लास 1 है इशू ऑफ डिबेंचर्स की। क्लास 2 में हम डिस्कस करेंगे शेयर वर्सेस डिबेंचर एंड शेयर होल्डर वर्सेस डिबेंचर होल्डर। ठीक है, ओके। फिर क्लास 3 में, क्लास 4 में आगे बढ़ेंगे, इसकी जो है जर्नल एंट्रीज वगैरह में जाएंगे, या किस तरह से हम डिबेंचर को डिस्क्लोज करते हैं बैलेंस शीट में, असेट के तौर पे या लाइबिलिटी के तौर पे। लाइबिलिटी के तौर पे तो नॉन करंट लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी। तो ये सारी बातें हम जो आगे आगे छोटी छोटी वीडियोस बना के टॉपिक बाय टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।